जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं, मतलब एक्सप्रेशन जो होते हैं उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग इसके बीच में कन्वर्जन जो होता है ना, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन को, लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट किया जाए और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो पढ़ लेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात क्लियर है, ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अगर ये बात क्लियर नहीं है तो मैं स्ट्रांगली ये बोल रहा हूँ कि आपको जाके लास्ट के 2 लेक्चर देख लेना चाहिए। ठीक है ना। y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स, ये होगा y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स। अब इसके अंदर ये जो होता है, जो बेस होता है, इसको बेस बोलते हैं हम लोग। बेस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और इसकी वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बोला था। ठीक है, अगर ऐसा है तभी जाके इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतना होने के बाद इसका जो डोमेन था, डोमेन डोमेन मतलब कितना, एक्स की वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। और हमने ऐसा बोला था कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना। और रेंज की बात कर रहे थे तो रेंज में कितना आ जाएगा, सिर्फ आएगा आर प्लस, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये डोमेन होगा, ये रेंज होगा। इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, ये है वाई की वैल्यू। मतलब इस वाई का आंसर कितना आएगा, सिर्फ आर प्लस आएगा। इस एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। और ये पॉसिबल होने के लिए ये कंडीशन होना बहुत ही ज़रूरी है, बराबर ना। ओके, अब देख लेते हैं। टू का पावर कितना है, 3 है, और इक्वल्स कितना है, 8 के बराबर है। बराबर, टू का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा है, टू का पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे करना है कन्वर्ट इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में, लॉग के इक्वेशन में। तो हमने क्या बोला था लॉग के बारे में, याद आ रहा है क्या। यहाँ पे अगर होगा लॉग, कुछ यहाँ पे p है और यहाँ पे q है और यहाँ पे कितना अगर r होता है, तो हमने क्या बोला, ये तो आपको याद रखना है। ये इसका और इसका क्या संबंध है हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो कंडीशन लिखा ना हमने, डोमेन और रेंज, और ये जो कंडीशन लिख रहे हैं उसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। बस ये थोड़ा सा रट जाना चाहिए आपको चीज़ें। इसके आप जितना नज़दीक जा सकते हो, जितने आपके दिमाग में इसको हर बार रख सकते हो, उतना ये जो चैप्टर है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लॉग पी टू द बेस क्यू इक्वल्स टू आर। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ बेस पे जो नंबर लिखा जाता है क्यू, इसका कितना पावर पी आएगा, इसका कितना पावर करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, पी आ जाना चाहिए। तो ये जो कितना है वो कहाँ पे लिखा जाता है, इक्वल्स टू के सामने। मतलब जो आर है एक्चुअली है क्या, इसका पावर है। तो क्यू का पावर आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। समझ में आती है आपको बात। मतलब Q का पावर R करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। मतलब क्या होगा, Q को इस साइड पे लेके जाओ, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उसको सर के ऊपर रख दो और P के साथ ऐसा कर लो। ये ऐसा लिखो, या फिर एक जनरल तरीका ही है, उसको याद रख लो। जब भी ऐसा लॉग P टू द बेस Q इक्वल्स टू R होता है तो इसका मतलब कितना था, Q का पावर R करने से आंसर कितना मिलेगा अपने को, P मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखने वाले हैं हम लोग, लॉग के साथ जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ का जो नंबर था, इसको लोग हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट, बराबर। इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर। ठीक है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट, ये बेस, और ये इसका आंसर। ठीक है ना। ओके, तो क्या करना है कि आर्ग्यूमेंट को इस साइड पे रखो, है ना, इस साइड पे रखो, और जो भी बेस है उसको उस साइड लेके जाओ, जो भी बेस है उसको इस साइड लेके जाओ, और वहाँ की जो भी वैल्यू है उसको अपने सर पे बिठा लो। बस ये होता है। ये ऊपर से आया है, क्यू रेस्ट टू आर इक्वल्स टू पी। इसको लिखा हमने कैसे, क्यू का पावर आर इक्वल्स टू पी, या फिर ऐसा, ये ऐसे याद रखो, पी लॉग के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट है वो तो इधर ही रहेगा, जो बेस है वो आगे निकल जाएगा, और जो भी वहाँ पे वैल्यू थी अपने उसको सर पे ले लेगा। तो ये वाला याद रखो ताकि इनइक्वालिटी में आपको साइड पलटाने की जरूरत नहीं पड़े। ये वाला याद रखो, ये वाला याद नहीं रखो। ठीक है ना। ओके, मतलब होता है कि क्यू का पावर आर करने से आंसर पी आ जाना चाहिए। कोई भी अगर एक्सप्रेशन आ जाता है तो भी यही लगेगा, बराबर। लॉग के साथ यहाँ पे कितना है, एस्ट्रिक है, यहाँ पे कितना है, एट द रेट अगर होगा, और इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर है, हैश। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एस्ट्रिक है ये तो आर्ग्यूमेंट है, इसको तो इधर ही रखो, और जो भी बेस है उसको आगे लेके जाओ, और यहाँ पे जो भी है उसको अपने सर पे ले लो और बैठ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसा। अब ऐसा है तो ऐसा बनेगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा बनना चाहिए, वाइस वर्सा। ठीक है ना। मतलब दोनों तरफ से भी लागू पड़ेगा। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे कितना लिखा हमने, यहाँ पे लिखा लॉग 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8। जब इसको लॉग में कन्वर्ट करना है मतलब क्या होगा देखो, 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो ये 8, तो इधर से आएगा लॉग, ठीक है ना। तो जो बेस है देखो यहाँ पे बेस कौन सा है, क्यू बेस था, क्यू कहाँ है, कहाँ पे आ गया, इसका बेस आ गया, मतलब एक इंडेक्स का बेस आ गया, मतलब जो इंडेक्स का बेस होगा वो अभी भी बेस रहेगा 2, ठीक है ना। और जो आंसर था, ये जो आर था, वो आर कहाँ पे है, आर मतलब जो इसके पावर में था वो तो अब इसका आंसर बन जाएगा। और जो बच गया कौन सा, ये जो आंसर है, आंसर इसका क्या बन जाएगा, अभी आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल्स हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है क्या, क्या क्या करना है, पहले तो लॉग लगा देना है। लॉग लगाने के बाद मेरे पास 3 एम्प्टी बॉक्स है, एक यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके थोड़ा सा मतलब चरणों में एक है, और इसके बाद इसके सामने एक है, अगली वाली खिड़की ना, पड़ोस वाली खिड़की ऐसा मानो, ठीक है ना। ओके, तो ये 3 एम्प्टी बॉक्सेस है अपने पास, और अपने को ये जो 3 नंबर है इसको फिलअप करना है। ये जो पावर वाला नंबर तो सीधा सीधा अगले घर में चला जाएगा, है ना, पड़ोस में चला जाएगा ना। ये जो 3 है पावर में जो था वो तो आगे निकल गया। ये पहले ही बेस में है तो इसको बेस में ही रखो, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, log 8 टू द बेस 3 इक्वल्स टू log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3, ये ऐसा बन जाना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको। अब अगर कुछ भी अगर आ गया ऐसा तो आपको ये लॉग में कन्वर्ट करना आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे x है, इसका पावर y है, और इक्वल्स टू यहाँ पे z लिखा हुआ है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब मुझे इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लॉग, ठीक है ना, इसकी खुद की एक खिड़की, इसके नीचे वाली खिड़की चरणों की, और पड़ोस वाली खिड़की, है ना, 3 खिड़कियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब अपने को फिलअप किसको करना है, एक्स का पावर वाई इक्वल्स टू जेड को, ठीक है। देख लो, सबसे पहले पावर जो है वो तो अगले वाली खिड़की में शिफ्ट हो गया, ये अगले वाले मकान में शिफ्ट हो गया, बराबर। और जो ये एक्स है इसके बेस में था, तो ये अभी भी चरणों में रहेगा, ये तो बेस का बेस ही रहेगा। ये जो जेड था जो कि आंसर है, अब इस लॉक का क्या बन जाएगा, जो आंसर है वो आर्ग्यूमेंट बनेगा, ये बनेगा आर्ग्यूमेंट, जो आंसर है वो बनेगा आर्ग्यूमेंट किसका, लॉक का, ठीक है ना। और ये जो एक्सपोनेंट है इसका जो पावर है ये क्या बनने वाला है, इसका आंसर बनने वाला है लॉग का। और ये बेस का बेस रहेगा, मतलब ये सुधरने वाला है नहीं, बेस का बेस ही रहेगा, ठीक है ना। तो लॉग जेड टू द बेस 6 इक्वल्स टू वाई, ऐसा होगा। समझ मेरी बात आपको, ठीक है। कोई भी ले लो अभी ना एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कितना है, यहाँ पे है √25 और इक्वल्स कितना है 5 है। पहले तो हम लोग इसको प्रॉपर इंडेक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 25 का पावर कितना, 1/2 इक्वल्स कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा 5। ये अभी किसके फॉर्मेट में है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है। तो अब इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो यहाँ पे आया लॉग, यहाँ पे आ गया लॉग। 3 खिड़कियाँ हैं, एक यहाँ पे है, इसके सामने वाली, इसके चरणों वाली, और इसके बाजू वाली, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है कि 3 नंबर्स को इन 3 जो बॉक्सेस है उसमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो पावर है वो तो आगे भेज दो भाई इसको, तो ये तो यहाँ पे आ गया। ये 25 अभी भी बेस में था तो बेस का बेस ही रहेगा, और जो आंसर था वो इसका आर्ग्यूमेंट बनेगा। ये बात आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके यही जितना अच्छे से रट सकते हो उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि मतलब चीज़ें कैसे वर्क हो रही है, ठीक है। अब दूसरा लॉग, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे जेड है। अब ऐसे इस हालत में अब ये कैसा है, ये है लॉग के फॉर्मेट में, और अपने को क्या करना है कि लॉग को उड़ाना है। लॉग को कैसे उड़ाएंगे, अच्छा अपने क्यों उड़ाना है वैसे, क्योंकि लॉग तो अपने को नया नया है ना, अभी तक तो हमने लॉग कभी पढ़ा ही नहीं है ना। 10th में शायद थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, या फिर 9th में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, लेकिन हम ऐसी चीज़ें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो चीज़ है ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे, बराबर क्या, इससे अपने को कोई डर नहीं लगता है वैसे, लेकिन जैसे ही लॉग आएगा ना तो थोड़ा सा डर लगेगा। जैसे बराबर ना, जैसे कि रूट था, रूट के अंदर हम लोग कोई कैलकुलेशन कभी करते ही नहीं है, रूट को पहले उड़ा देते हैं, बाद में हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो लॉग अगर जहाँ पे होता है ना तो उसको उड़ाने की कोशिश कर लेते हैं, और डेफिनेटली उड़ जाएगा वो, ठीक है ना। और उड़ने के बाद तो कोई सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा एक्सपोनेंशियल वाला या फिर जो भी है, तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान रहता है। इसलिए मैं यहाँ से लॉग को जब भी लॉग होगा तो उसमें से उड़ाने की कोशिश करूँगा,
ठीक है। अब अगर लॉग है तो उसको उड़ाना, ये तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे तो लॉग था नहीं, √25 इक्वल्स टू 5 था, तो यहाँ पे लॉग नहीं था तो इसको लॉग में कन्वर्ट क्यों किया हमने, है ना? मतलब जो अच्छी चीज़ है, जिसमें कोई मतलब हमको सब कुछ मालूम था, उस चीज़ को हम लोग मतलब अनजान जगह पे क्यों लग गए? ऐसा ना, ऐसा ही हो रहा है ना इसका मतलब, क्योंकि ये एक्स का पावर वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू कितनी, ये इसके बदले हमने कितना लिखा, लॉग जेड टू द बेस इक्वल्स टू वाई। ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि देखो बहुत ही ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो कि अपने को डायरेक्ट समझ में नहीं आती है। ऐसे चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कैलकुलेटर्स वगैरह आ गए हैं वैसे, लेकिन बहुत पुराने ज़माने की बात करते हैं ना, तो उसमें कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं थे। तो लॉग जो क्या करता था कि कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत आसान तरीके से और आसान मेथड से, आसान मतलब कम कैलकुलेशन में वो सॉल्व कर सकता था। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट करेगा, एडिशन में कन्वर्ट करता था। डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता था। और पावर को, जैसे कि मतलब एक्स का पावर वाई, ऐसे पावर को किस में कन्वर्ट करता था, वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता था। मतलब 2 का पावर 32 अगर निकाल देना है आपको, तो 2 का पावर 32 तो कैलकुलेट करते बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन लॉग के हिसाब से वो बहुत जल्दी हो जाता। इसलिए कि कुछ जो प्रॉब्लम्स है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगे, तो हम उसको इजी करने के लिए हम लोग लॉग लगाते हैं। और लॉग जैसे लग जाता है तो हमारे लिए है ना, मतलब हम कैलकुलेशन के लिए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसलिए अगर हमको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेथड जहाँ पे बेस्ट लग रही है वहाँ पे अपने को सॉल्व करते आना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये लॉग में अगर है तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखना है आपको आ जाना चाहिए, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको लॉग में कैसे लिखना है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? ओके, तो ये इसको लिखने की कोशिश कर लेते हैं। लॉग एक्स टू द बेस वाई इक्वल्स टू जेड लिखा हुआ है बराबर। तो इसका मतलब कितना होता है, वाई का पावर कितना करेंगे तो आंसर एक्स आएगा, और ये कितना कहाँ पे लिखा जाता है, इसके आगे। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, वाई का पावर कितना करना पड़ेगा अपने को, जेड करना पड़ेगा, तब जाके आंसर मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स। समझ में आ रहा है? वाई का पावर जेड इक्वल्स हो जाएगा एक्स। इसको ऐसा नहीं लिखो यार, हाँ? ये मतलब आगे चल के ये आदत ऐसी नहीं लगाओ। क्या करने का, एक्स को तो इधर ही रख देने का, जो आर्ग्यूमेंट है उसको इधर रख देने का, इस वाई को ही उधर लेके जाने का, है ना, वाई को ही उधर लेके जाने का। तो वाई का पावर जेड ऐसे, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई का पावर जेड, ये आदत लगा लो, मतलब वाई को उधर उस साइड लेके जाने का। एक्स इक्वल्स टू वाई का पावर जेड ऐसे। तो ये होता है इसका एक्सप्रेशन, मतलब कैसे, वाई को उधर लेके जाओ और एक्स इक्वल्स टू वाई का पावर जेड ऐसा लिख दो। ठीक है, एक दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा भी देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा मतलब इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको थोड़ा ये बन जाइए, थोड़ा मतलब याद हो जाए। तो क्या होगा, इसको तो मैं पी जैसे वैसे लिख दूंगा, क्योंकि लॉग पी टू द बेस क्यू इक्वल्स टू आर था ना। पी मतलब जो आर्ग्यूमेंट है इधर रख दिया, जो बेस है, बेस को मैंने उधर लेके गया और ये आर को अपने सर पे लेके बैठ गया। ठीक है ना, तो कितना हो गया, पी इक्वल्स टू क्यू का पावर आर। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। फिर थर्ड वाला देख लेते हैं, लॉग। यहाँ पे कितना है मान लेता हूँ 8 है, और यहाँ पे है 2, और इक्वल्स टू कितना है 3 है। कैसे करेंगे, फिर से वही बात, 8 को तो इधर ही लिख दिया मैंने, बेचारा सिंगल, 8 जैसे वैसे रहेगा। और ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब 2 को उस साइड लेके जाना है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको अपने सर पे बिठा के वहाँ पे उसकी जगह पे बैठ जाना है। 8 इक्वल्स टू 2 का पावर 3। सही है क्या? ओके, कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं। ओके, अब अगर ऐसा है लॉग, चलो मान लेते हैं ना, यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे √3 है, और इसका आंसर शायद आ जाएगा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ओके। तो log 3 टू द बेस √3 और इक्वल्स कितना आ जाएगा 2। देख लो बराबर है क्या? चलो जो भी है, अपने को इस रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, बराबर होगा या गलत होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सही है वैसे तो, लिखा तो सही है। अपने को सिर्फ लॉग में कन्वर्ट, लॉग को उड़ा देना है। लॉग को उड़ा देना है मतलब किससे संबंध है, आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पे रहेगा इक्वल्स टू, जो बेस में नंबर था कितना था 3, √3 था, और इसका पावर कितना हो जाएगा, इसके सामने लेके जाके इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 इक्वल्स हो जाएगा √3 का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो एक दफ़ा फाइनल क्या कर लेते हैं हम लोग, एक लिख लेते हैं, एक फाइनल दफ़ा क्या कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं कैसे, जब लॉग यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा P, और यहाँ पे होगा Q, और यहाँ पे होगा R। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि P इक्वल्स टू
क्यू का पावर आर, ये होता है। ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, लॉग, लॉग नहीं अभी, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको एक्सपोनेंशियल में जाते हैं, तो मान लेते हैं कितना, ए का पावर है बी और इक्वल्स टू सी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लॉग, जो बेस में था अभी भी बेस में रहेगा, जो पावर है वो आगे बढ़ जाएगा, और जो आंसर था, अच्छा आंसर पावर कितना था, बी था वैसे, और आंसर जो है, आंसर कितना है, सी, वो इसका आर्ग्यूमेंट होता है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, देख लो, ठीक है। log c टू द बेस ए इक्वल्स टू बी, मतलब log c टू द बेस ए इक्वल्स टू बी, बी पावर जो है उसको आगे लेके जाना होता है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। ओके, अब आते हैं टेक्निकल चीज़ों पे, है ना। ये तो कन्वर्जन तो आपको समझ में आ गया, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से आपको ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देख लेते हैं क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं। अब जब भी हम लोग इसको क्या बोल लेते हैं, y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स, ये है हमारा कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इक्वली कितना होना चाहिए, इक्वली गर्दन जरूर होना चाहिए, और इक्वली कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, बराबर। ओके, ये दिमाग में रखो अभी, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लॉग में कन्वर्ट कैसे करेंगे फिर, ये हो जाएगा लॉग, जो आंसर है वो तो इसका आर्ग्यूमेंट बनेगा, और जो बेस है अभी भी बेस रहेगा, और इक्वल्स हो जाएगा एक्स, ठीक है। मतलब इक्वेशन कैसे बन गया, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे आ गया वाई टू द बेस ए, सही है क्या, ऐसा इक्वेशन बन गया यहाँ से। y की वैल्यू y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स अगर होता है तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, log y टू द बेस a, ऐसा बन गया, x इक्वल्स टू log y टू द बेस a, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या हो गया कि x यहाँ पे y था, वहाँ पे मतलब एक सिंगल x बच गया, और जो y था अब यहाँ पे सिंगल था, वो तो किसी एक्सप्रेशन के साथ आ गया, मतलब इंटरचेंज हो गए वेरिएबल्स, ऐसा बोल के चलो ना। और इसमें क्या लॉग था, उसके बदले कितना आ गया, ए रेस टू एक्स आ गया था, मतलब लॉग के बदले ये रेस्ट एक्स ऐसा कुछ आ गया, ऐसा मान के चलो, अभी तो वो ज़्यादा से सोचो नहीं। अब आ जाते थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। आपको इसका डोमेन याद आ रहा है क्या, इसका डोमेन कितना था, इसका डोमेन था एक्स बिलोंग्स टू आर, बराबर। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे। और रेंज कितना था, रेंज था ये, अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे आर प्लस नहीं, सिर्फ आर, ठीक है। तो कितना, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा कितना, आर, और यहाँ पे कितना, वाई बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए, रेंज, इसमें रेंज आ जाएगी इसकी आर प्लस। ये सही है क्या, पहले देख लो। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो था इसका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा हो गया, तो ये कुछ ऐसा टाइप का था ग्राफ, वाई कोस टू ए रेस टू एक्स। ये कब की बात चल रही है, ये की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होती है, तो ग्रेटर देन 1 पे, और लेस देन 1 होगा तो ऐसा होगा। लेकिन इस वाले केस के लिए भी इसका डोमेन इतना ही होगा और रेंज इतना ही भी होगा, मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए इसका जो, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए और ए की वैल्यू 1 नहीं होती है, तब एक एक ग्राफ जो होगा उसका जो रेंज और डोमेन होगा ये आर और आर प्लस ही होगा, ठीक है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है ऐसे, x इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे आ गया y, और टू द बेस ए आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है, यहाँ पे हमने इसको लॉग को, जब हमने इस एक्सप्रेशन को y को स्टेरिस्टिक्स को लॉग में जब कन्वर्ट कर दिया, तो क्या इसके ऊपर हमने कुछ क्या, मतलब कुछ इसके ऊपर कुछ हमने किया क्या, मतलब इसको कुछ कम ज़्यादा किया क्या, ये तो अभी भी जैसे कि वैसे ही रहेगा ना। अगर इसके लिए अगर ये अप्लीकेबल है, इसके लिए अगर ये अप्लीकेबल था, और इधर से अगर हम लोग ये इक्वेशन बना रहे, तो इसका मतलब इसको भी ये अप्लीकेबल होना ही चाहिए। अगर इसको अगर ये अप्लीकेबल है और इसी के ऊपर अगर हम लोग ये इक्वेशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, इसके लिए ये भी अप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि ये इक्वल्स टू अगर बी होता है, बी इक्वल्स टू अगर सी होता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये इक्वल्स टू सी होना ही चाहिए ना। मतलब ये इसके बराबर है, और यहाँ से ये बना दिया हमने, तो ये भी इसके बराबर आना चाहिए ना, ऐसा कुछ मतलब ना। मतलब एक्स एंड वाई के ऊपर अगर ये कंडीशन बन रही है, और हमने यहाँ से यहाँ तक अगर ये कंडीशन बना दिया है, तो इसके ऊपर भी एक्स एंड वाई की जो होगा वो यही सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सिंगल लिखा है ना एक्स, वो कितना होना चाहिए, वो तो होना चाहिए इसका आर, और यहाँ पे जो लॉग के साथ लिखा गया है वो कितना होना चाहिए, आर प्लस। ये लॉग के साथ जो लिखा गया है उसको मैं बोल रहा हूँ, वाई के ऊपर यहाँ पे ध्यान नहीं रखो, क्योंकि वाई जो है हमारा
अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, y के बदले कुछ भी वेरिएबल आ जाएगा, x के बदले भी कुछ भी वेरिएबल आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए वो देख लो। यहाँ पे y के बदले कितना आना चाहिए, यहाँ पे y के साथ y मतलब लॉग के साथ जो नंबर रखे रहेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और ये जो नंबर होगा हमेशा r प्लस होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। और यहाँ पे कितना है, ये अगर x यहाँ पे है तो इसका मतलब x के लिए कितना है, ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, मतलब इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, मतलब लॉग का जो आंसर है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन लॉग के साथ, लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि ये जो आया कहाँ से आया, ये इधर से आया ना। ये अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो जाके ये कंडीशन बनेगी। और दूसरी कंडीशन क्या थी, ये की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी और ये की वैल्यू कितना नहीं थी, वन नहीं थी। इसका मतलब ये भी कंडीशन इसको भी अप्लीकेबल होगी। फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बेस में जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, ये की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ये की वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। तो आपको अब थोड़ा बहुत, थोड़ा ऐसा आइडिया आ रहा होगा कि इसके डोमेन और रेंज के बारे में। तो मैं इसी इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ और बाद में हम लोग इसको जनरलाइज कर लेते हैं। y इक्वल्स टू कितना था, ये log y टू द बेस ये था, बराबर। सबसे पहले कौन सी कंडीशन, सबसे पहले एक ही कंडीशन, एक कंडीशन क्या होगी, जो एक्सपोनेंशियल में था ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ये की वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। ये था सबसे पहला कंडीशन। कोई दिक्कत है किसी को? फिर इसके बाद दूसरा दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि यहाँ पे लॉग के साथ जो भी नंबर है इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आर प्लस, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन मतलब ये लॉग का जो आंसर आएगा, मतलब जो एक्स के लिए कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। क्या ये तीन कंडीशन आपको समझ में आ रही है क्या, देख लो। ठीक है। जब भी x इक्वल्स टू लॉग वाई टू द बेस सी लिखा जाएगा तो जाके ये कंडीशन होना चाहिए। अब यहाँ पे x के बदले कोई p बोलने दो, y के बदले कोई q बोलने दो, e के बदले कोई r बोलने दो, यहाँ पे वेरिएबल मैटर नहीं करते हैं, उसकी पोजीशन देख लो। यहाँ पे लॉग के साथ जो भी नंबर आएगा उसकी वैल्यू होना चाहिए आर प्लस, यहाँ पे जो बेस बेस में नंबर आएगा उसका होना चाहिए आंसर एक की वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ पे जो नंबर होगा उसका वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव और उसकी वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। और जो आंसर आएगा वो आएगा रियल नंबर्स। यहाँ पे कुछ भी आने दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी आने दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, p इक्वल्स टू लॉग, और यहाँ पे कितना लिखा हमने, यहाँ पे लिखा r और यहाँ पे लिखा नीचे q। अब अगर मुझे इसका डोमेन और रेंज निकालना है या फिर इसमें कंडीशंस बनाना है कि ये अगर इक्वेशन लिखा है तो इसके क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले r कहाँ पे है, ये आर्ग्यूमेंट है। ये क्या, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए r प्लस ना, ये मतलब हमेशा रियल नंबर होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी, बराबर ना। ये आर प्लस का मतलब तो यही होता है, जीरो इसमें इन कवर नहीं होता। ये थी पहली कंडीशन, जो भी आर्ग्यूमेंट है उसका जो वैल्यू होना चाहिए, कितना होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, ये जो बेस में नंबर है, बेस में नंबर कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए पॉजिटिव और इसकी वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और अगर इसको भी अगर मैं इंटरवल में लिख दूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो से लेकर वन तक और वन से लेकर इन्फिनिटी। वन को हटा देना है मुझे, वन को काउंट नहीं करना है। ठीक है। और अगर जीरो से इन्फिनिटी तक अगर लिख रहे हो तो उसमें से वन को निकाल देना पड़ेगा आपको। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो लॉग का आंसर है, क्या है इसके आंसर, क्या है, p है। और p की वैल्यू कुछ भी आ सकती है और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो p बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, r, मतलब इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है। तो जब ऐसा लिखा जाएगा तो इसके पीछे इतनी चीज़ें होंगी, कितना, r बिलोंग्स टू मतलब जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा और वन भी नहीं होगा, और जो वैल्यू आता है लॉग का वो आता है नेगेटिव। आपने शायद लॉग पढ़ लिया होगा तो उसमें किसी किसी लॉग के आंसर भी निकाल के रखा होगा। तो किसी का भी आंसर मतलब जब टेंथ में शायद यूज़ किया होगा ना, तो उसमें लॉग जो भी निकाला होगा यहाँ पे नंबर, यहाँ पे किसका भी, क्योंकि बेस में तो 10 लिया होगा आपने, यहाँ पे तो कंडीशन तो है नहीं कि मतलब जीरो से वन, वन से ज़्यादा, ये तो कुछ है नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपने 10 ही यूज़ किया होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये तो इससे तो ज़्यादा संबंध नहीं आया होगा, लेकिन लेकिन आपको किससे संबंध आया होगा, यहाँ पे जो भी आपने नंबर लिया होगा ना ये कभी भी निगेटिव नहीं था। याद कर लो सब कुछ। यहाँ पे जो भी नंबर आपने लिया होगा वो कभी भी निगेटिव नंबर नहीं था, सारे नंबर पॉजिटिव थे, बराबर क्या। और वो इत्तेफाक नहीं था वैसे। ठीक है ना। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और नेगेटिव वैल्यू का लॉग निकलता ही नहीं वैसे।
लॉग नेगेटिव वैल्यू का कभी एग्जिस्ट होता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, जब लॉग इसका निकाल रहे हो तो वो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। ये वैल्यू जो है, यहाँ पे जो नंबर आएगा इसका, ये शायद नेगेटिव आ सकता था कभी कभी, बराबर ना। जैसे कि 0.001 है, 0.00783 है, इसका ऐसा कोई नंबर ले लो, बराबर। ये 0.00 अगर 783 अगर ऐसा ले लेते हैं नंबर, तो इसका जब लॉग निकालेंगे हम लोग तो ये निगेटिव में आएगा। क्यों? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही कितना आएगा, -3 आएगा ना। या 3 बार बोल दो तो ये नंबर निगेटिव बन गया ना। तो मतलब लॉग का आंसर निगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो तो निगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। ये तो ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ जिसका हम लोग लॉग निकालेंगे वो नंबर हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं चलेगा। और यहाँ पे अभी तक आपका यहाँ पे इस नंबर से संबंध नहीं आया था, आपने बाय डिफ़ॉल्ट 10 लेके सॉल्व किया था। ये जो नंबर होगा ये होना चाहिए कितना, ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू 1 भी नहीं चलेगी। और 10 जो है उस इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, इसलिए अभी तक उसके बारे में अपने ज़्यादा सोचा नहीं है। ठीक है। अब अब मुझे इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ कि फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सीधा सीधा मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन आ गया। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मैंने शायद बोला होगा, या फिर आपने फंक्शन में पढ़ भी लिया होगा, फंक्शन जब चैप्टर शायद तुम्हारा हो चुका है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मुझे एक्स की वैल्यू क्या रखना है, बस ये एक्सप्रेशन पॉसिबल हो या फिर एक्सप्रेशन जो है वो एग्जिस्ट हो जाए, उसकी वैल्यू निकले, ऐसा एक्स लिखेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि मतलब रखना है मेरे हिसाब से तो मैं कुछ भी रखूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू अगर -10 रखता हूँ तो लॉग 10 -10 तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब एक्स जो है मेरे हिसाब से रख सकता हूँ, लेकिन इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसा मैं एक्स रखूँगा। एक्स की वैल्यू मैं 1 रखूँ, 10 रखूँ, 100 रखूँ, 12 रखूँ, 1000 रखूँ, 1 लाख रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ। किस सेंस से? कि यहाँ पे मैं वैल्यू कुछ भी रखता हूँ, लेकिन इस एक्सप्रेशन के हिसाब से रखूँगा, इसको एग्जिस्ट कराने के लिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें मैं कुछ भी रखूँ और इसको इनवैलिड बना दूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा। फिर बाद में जब भी हम लोग इसकी एक्स की वैल्यू रखेंगे ना, तो ये वाई कुछ भी नहीं आएगा अभी। वाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो एक्स हमने रखा था इसके ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम लोग वाई को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये वेरिएबल कैसे होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आपको समझ में आ रही क्या चीज़ ये? एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो एक्सप्रेशन लिखा गया है कैसे, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसमें एफ क्या है, लॉग एक्स है। और एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये शायद आप लोगों ने फंक्शन में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ लिया तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग भी पढ़ने वाले हैं इसको, तो हम भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स लॉग, इसको बोलते हैं, इस इक्वेशन क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, या फिर लॉग इक्वेशन बोल दो। लॉगरिथमिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हो इसको? क्योंकि इसमें इक्वेशन इन्वॉल्व है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का साइन इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉग इक्वेशन बोलेंगे या फिर लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलेंगे। क्यों लॉगरिथमिक इक्वेशन बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें लॉग इन्वॉल्व है और इक्वल्स टू का साइन भी इन्वॉल्व है। तो इक्वल्स टू की वजह से इक्वेशन हो गया, लॉग की वजह से लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन था, बराबर। उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों बोल रहे थे? इस वाले को हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन एग्जिस्ट है, और इसमें ए का पावर इन्वॉल्व है। पावर का मतलब कितना था, एक्सपोनेंशियल होता है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया ये। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। तो y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ऐसा लिखा है, बराबर। अब इसको लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलो या फिर लॉग फंक्शन बोलो, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो। लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलो या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन बोल दो, चलेगा। लॉग फंक्शन बोल दो, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे अब मतलब मुझे क्या करना है कि इसका सबसे पहले कंडीशन निकालना है कि y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, और इसका डोमिनो रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी ये y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए लिखा जाएगा,
तो ये की वैल्यू मतलब इसके बेस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ही ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और इसकी वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? log x टू द बेस 2 चलेगा, log x टू द बेस 10 चलेगा, log x टू द बेस 1/2 चलेगा, log x टू द बेस 1/3 चलेगा, log x टू द बेस 1000 भी चलेगा, लेकिन log x टू द बेस -2 नहीं चलेगा, log x टू द बेस -1/2 नहीं चलेगा। मतलब ये की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं चलेगी, या फिर log x टू द बेस 1 भी नहीं चलेगा, बराबर है, 1 भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसा सोचते हैं ना, log x है यहाँ पे, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस 1 लगता है उनको, पता ना क्यों क्यों पता लगता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाय डिफ़ॉल्ट बेस में कितना होता है, 1 होता है ना ऐसे, या फिर 2 का पावर कितना है, इसका पावर कितना है बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है ना ऐसे, मतलब कुछ भी नहीं मतलब 1, ऐसा उनके दिमाग में होता है। शायद आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप स्मार्ट लोग हो, ऐसा ना। तो y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 नहीं होता है, वो 10 होता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं मतलब वो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका बेस 1 कभी होता ही नहीं वैसे, 1 अगर होगा तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, जलजले आ जाएंगी, वैसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ये केवल ग्रेटर देन 0 और ये केवल कितना 1 नहीं होना चाहिए। समझ मेरे आपको बात? मतलब क्या होना चाहिए, मतलब होना चाहिए ए की वैल्यू चलेगी 0 से लेकर 1 तक के बीच में, मतलब 0 को भी छोड़ना पड़ेगा और 1 को भी छोड़ना पड़ेगा। यूनियन कहाँ से, 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर नंबर लाइन के बारे में बात कर लूँ मैं, तो ये अगर नंबर लाइन है मेरी और यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे अगर 1 है और अगर ये इन्फिनिटी है, बराबर ना, तो ये एक से बात चल रही है मेरी। तो जब लॉग होगा तो उसका जो बेस होगा ना, बेस इस 0 को छोड़ दो और इस 1 को भी छोड़ दो, तो इसके बीच में कौन सा भी नंबर चलेगा, ये 0 से लेकर 1 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो सारा नंबर चलेगा यहाँ पे, भले वो रैशनल होने दो या फिर इरेशनल होने दो। मतलब कैसे, 1/2 भी चलेगा रैशनल नंबर, 1/√3 भी चलेगा, ये रैशनल नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रैशनल इरेशनल पे कोई भेदभाव नहीं है। बस वो होना चाहिए क्या, 0 के इस साइड पे होना चाहिए, 0 के उस साइड पे नहीं होना चाहिए। 1 भी नहीं चलेगा और 1 के सामने वाले जो भी नंबर होगा, रैशनल इरेशनल फ्रैक्शनल, ये सारे नंबर चल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बेस में नंबर लिखा गया उसके बारे में आपके दिमाग में क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी बात किसके ऊपर, डोमेन के बारे में इसके, मतलब log x टू द बेस ये इक्वल्स टू वाई, इसका डोमेन क्या आएगा। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि जो भी एक्स मतलब इस एक्सप्रेशन को कब पॉसिबल किया था, मतलब ये भी तो डोमेन का एक पार्ट है वैसे, इक्वली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वली 1 नहीं होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर दिया है, इसलिए ये जो नंबर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, सब बोल रहे हैं हम लोग। ओके, डोमेन मतलब क्या कि एक्स की वैल्यूज, मतलब हम लोग एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। और अभी अभी हमने बोला था कि लॉग के साथ कोई भी मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आता है, लॉग हमेशा कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब एक्स कितना होना चाहिए, हमेशा ही पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर कभी नहीं चलेगा। और यहाँ पे हमने कभी 1 को अपोज नहीं किया है, 1 को हमने हटाया नहीं है, 1 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना। तो x बिलोंग्स टू कितना, 0 से लेकर इन्फिनिटी सारे नंबर चलेंगे, बस 0 और 1 पे दिक्कत है, और 0 और 1 को हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसका जब नंबर लाइन बनाएंगे तो x कितना होना चाहिए फिर, x जो होगा, अगर ये 0 यहाँ पे लिखा है हमने, तो 0 के सामने 0 को तो छोड़ दो, 0 को तो हटा ही दो इसमें से, तो 0 को हटाने के बाद कितने नंबर बच गए, इधर नेगेटिव नंबर बच गए, इधर पॉजिटिव नंबर गए। तो ये 0 के सामने वाले जो भी नंबर से वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये सारे नंबर चलेंगे, ये सारे नंबर चलेंगे, बस इसके पीछे के नंबर नहीं चलेंगे, इंक्लूडिंग वन भी चलेगा, ठीक है ना, 1 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब डोमेन होगा तो यहाँ का जो नंबर होना चाहिए लॉग के साथ वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा। बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए आपको, बहुत मतलब इतना मैं स्लोली और बार बार उस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और यही अपना मेन जो है, ये इतना अगर समझ में आया तो ये चैप्टर पूरा ख़त्म है, ऐसा मान के चलो आप। कन्वर्जन आ जाना चाहिए आपको, और ये डोमेन और रेंज वाला पार्ट समझ में आना चाहिए, कौन सा नंबर कितना होता है, ये वाली चीज़। प्रॉब्लम इधर से ही बनेंगे या फिर यही हम लोग बाद में लेना भूल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब रेंज का मतलब कितना होता है, जब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो वाई की वैल्यू कितना आ सकती है, मतलब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या बोला था, जब हमने लॉग भी निकाल के देखा था तो उसमें तो कुछ भी आ रहा था, नेगेटिव भी आ रहा था, पॉजिटिव भी आ रहा था, जीरो भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। मतलब रेंज में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे,
रेंज कितना बनेगा, रेंज बन जाएगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसको, मतलब पूरी नंबर लाइन के सारे वैल्यूज आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी के सारे नंबर्स आ सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं रेंज के अंदर लॉग के, ठीक है। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं क्या कर लेता हूँ फाइनली, ये log x टू द बेस, ये दोनों को चेंज मतलब ना, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस a, ठीक है। ये की कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तब जाके log x टू द बेस a, मतलब ये बेस का प्रॉब्लम सॉल्व ये बन जाएगा। डोमेन निकालो कितना आ जाएगा इसमें, डोमेन, डोमेन कितना आ रहा है, डोमेन आ रहा है, डोमेन मतलब कितना, जो लॉग के साथ जो नंबर है मतलब आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, तो ये आर प्लस, बराबर, मतलब इस किसके इक्वलेंट है ये, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में इतनी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं एक्स के लिए, ठीक है। इसका रेंज बोलो कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, अभी अभी हमने निकाला था, वाई के कितने पॉसिबल वैल्यूज आएंगे वो, मतलब वो कितना आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। इस इक्वलेंटली कैसे लिखेंगे इसको, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ओके। अब मुझे क्या बोलना है देख लो, अब मैं ये ले रहा हूँ y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कौन सा है, लॉग इक्वेशन था, या फिर लॉगरिदमिक फंक्शन था। ये कौन सा है, एक तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल दो। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट होने के लिए ये ज़रूरी है क्या, बिल्कुल, ये की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और ये की वैल्यू 1 नहीं होगी, तभी जाके क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, बराबर। ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। तब ये अगर होना चाहिए तभी, इधर के लिए भी ज़रूरी है और इधर के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अब इसका मुझे डोमेन बताओ कितना आएगा, इसका डोमेन कितना आना चाहिए, y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स का डोमेन, डोमेन मतलब कहाँ से आएगा, डोमेन मतलब आएगा जो x है उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या रख सकते हैं हम लोग। अब देख लो, ये तो x कहाँ पे आया, वो तो पावर में है, और पावर क्या क्या रख सकते हैं, मैं कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -3 रखो, 1/2 रखो, -1/2 रखो, कुछ भी रखो, ये हमेशा एग्जिस्ट होगा ना। इसका मतलब इसका जो डोमेन है कितना बनेगा, ऑल रियल नंबर्स, ये बनेगा ऑल रियल नंबर्स। और इसका जो रेंज आएगा, रेंज कितना आना चाहिए, y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स का जो रेंज आएगा देख लो, इसमें अगर मैं कुछ भी रख दूँ एक्स की वैल्यू अगर कुछ भी रख दूँ, भले नेगेटिव भी अगर रख दूँ, तो ये का पावर नेगेटिव भी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। कैसे, ये का पावर -1/2 लिख देना है तो कितना आ जाएगा, 1/√t आएगा, इसका साइन नेगेटिव तो नहीं आया ना। तो इसका मतलब रेंज में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नज़र नहीं आएगी आपको, इसलिए इसका रेंज कितना आएगा, हमेशा आर प्लस आएगा, क्योंकि इसका ग्राफिक ऐसा होता है, ऐसा ना, या फिर ऐसा होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऐसा होगा, कभी निगेटिव तो बनेगा ही नहीं है। अगर ये कभी निगेटिव नहीं बन रहा है तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, मतलब इसका रेंज कितना आ जाएगा, आर प्लस आएगा। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली देख लो, इन दोनों को एक बार ही एक ही नज़र से देख लो, ठीक है ना। देख लो, इसका जो डोमेन है कितना आर प्लस है, इसका रेंज कितना है, आर प्लस है, जोड़ी लगा देते हैं इसकी, तो ये दोनों इक्वल है, इसका डोमेन और इसका रेंज इक्वल है। और इसका रेंज देख लो कितना आर है, इसका डोमेन कितना है, आर है, तो ये दोनों इक्वल है, बराबर। क्या ये इत्तेफाक है क्या कि इसका रेंज इसके डोमेन के बराबर है और इसका डोमेन इसके रेंज के बराबर है, नहीं। ये जो है इस फंक्शन का डोमेन और रेंज कितना ये है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज ये है, जबकि इसका डोमेन इसके रेंज के बराबर हो रहा है और इसका रेंज इसके डोमेन के बराबर हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो इस दोनों को क्या बोलते हैं, इसी वाले फंक्शंस को एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ये होते हैं एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, ये होते हैं एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन। बात समझ में आती है आप लोगों को, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, जब एक का डोमेन दूसरे का रेंज बन जाता है, दूसरे का रेंज पहले का डोमेन बन जाता है, तब जाके क्या होगा, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। मतलब दोनों भी कंडीशन ज़रूरी है, हाँ। पहले वाले का डोमेन दूसरे वाले का क्या बनना चाहिए, रेंज बनना चाहिए, और पहले वाले का जो रेंज है दूसरे वाले का क्या बनना चाहिए, डोमेन बनना चाहिए, तब जाके एक दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्स बनेंगे। बहुत सारे और भी कंडीशंस में इन्वॉल्व है, लेकिन ये बेसिक कंडीशन है, ठीक है ना। और भी इसको मतलब चेक करना पड़ेगा अपने को, हर बार ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये अगर दोनों मैच हो जाए तो इसका इन्वर्स ही बनेगा बोल के, बीच की भी बात होगी, वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी तो इस वाले केस में तो क्या आएगी, डोमेन और रेंज एकदम से रिवर्स हो रहे और एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है भी, ठीक है। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, मतलब इसको इन्वर्स फंक्शन क्यों समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे क्या होता है कि इन्वर्स फंक्शन जो होते हैं ना वो सिमेट्रिक होते हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं,
सिमेट्रिक होते हैं, मतलब इनका जो ग्राफ होता है किससे सिमेट्रिक होता है, y इक्वल्स टू एक्स इस लाइन से सिमेट्रिक होता है। y इक्वल्स टू एक्स इस लाइन से सिमेट्रिक होता है। ये y इक्वल्स टू एक्स क्या है, ये y इक्वल्स टू एक्स जो है वो ऐसा कुछ है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। और y इक्वल्स टू एक्स मतलब कौन सी लाइन होगी, ये क्वाड्रेंट की फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बाइसेक्टर होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बाइसेक्टर होती है ना, ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू एक्स ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया y इक्वल्स टू एक्स। ओके, अब अपने को मालूम क्या क्या है, अपने को मालूम है y इक्वल्स टू एक्स जो है, y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स एंड y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं y इक्वल्स टू एक्स से। अब इस सिमेट्रिक का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ, और मैं क्या बोल दूंगा, y इक्वल्स टू रेस टू एक्स का ग्राफ बना लूँगा, y इक्वल्स टू रेस टू एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। आपको क्या करना है कि y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 2 का ग्राफ बनाना है। ठीक है, मैं कंसेप्ट बोल दूंगा, आपको ये ट्राई करना है, जो भी है आपको जैसे ही आता है वो कर लो, मैं अगली वाली क्लास में इसको पहले कवर करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ओके, तो y इक्वल्स टू एक्स आ गया। इससे हम लोग क्या बोलने वाले, सिमेट्रिक बनाने वाले ग्राफ को, चलो मान लेते हैं इससे सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे। चलो इतना ही ग्राफ मान लेता हूँ मैं, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, मतलब ऐसा ग्राफ डिफाइन है इधर, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ये किसका है, ये मान लेता हूँ y इक्वल्स टू हमारा एफ एक्स है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का है। और मुझे क्या करना है कि इसका इन्वर्स निकालना है, y इक्वल्स टू एफ इन्वर्स चाहिए। तो एफ इन्वर्स क्या होता है, ये फंक्शन और इन्वर्स क्या होते हैं, y इक्वल्स टू एक्स से सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इस y के ऊपर मैं अगर आईना पकड़ूँ, मिरर बोलते हैं ना हम लोग, उसको पकड़ूँ और इस कर्व को उस आईने में देखूँ, तो उसकी जो इमेज दिखेगी ना वो होगा किसका ग्राफ, उसके इन्वर्स फंक्शन का होगा। सही है, तो मुझे क्या करना है फिर, बस यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर आईना पकड़ना है और मुझे क्या देखना है कि इसकी इमेज उसके अंदर देखना है। ठीक है ना, इसकी तस्वीर उसके अंदर देखना है। तो देख लो फिर कैसे होगा, ये जो पॉइंट होगा कहीं यहाँ पे आ जाएगा, जितना ये डिस्टेंस मिरर से ज़्यादा जितना होगा उतना इस इमेज का भी डिस्टेंस होगा मिरर से उतना ही। ये थोड़ा नज़दीक दिख रहा है तो ये यहाँ पे होगा शायद, ये और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया ना तो ये शायद इधर होगा यहाँ पे कहीं। तो ग्राफ जो होगा ना मेरा कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देख लो, ये जो ग्राफ है ये पहला y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये जो y इक्वल्स टू दूसरा ग्राफ आ गया g ऑफ एक्स। अगर ये इसकी अगर मिरर इमेज है तो g ऑफ एक्स क्या होगा, f ऑफ एक्स का मिरर इमेज हो, मतलब क्या होगा, इन्वर्स ही होगा। क्योंकि ये y इक्वल्स टू एक्स अगर ये क्या हो रहा है, मिरर इमेज हो रहे हैं, तो ऐसा कब होता है जब ये एक दूसरे के अगर इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो अगर ये ऐसा अगर है तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसका एफ इन्वर्स बोलते हैं। तो ये जो -1 लिखा है ये पावर नहीं है, ये इन्वर्स है। ठीक है, तो बस ऐसा हो गया ये। तो आपको क्या करना है फिर, आप क्या इमेज, अच्छा मैं और एक और चीज़ बोल देता हूँ ना, एक और प्रॉब्लम करूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर आ जाएगा, मतलब क्लैरिटी आ जाएगी, तो आपको उस वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर से एक बार, तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस और ये मान लेता हूँ वाई एक्सिस। सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ वाई इक्वल्स टू एक्स की लाइन। चलो ये लाइन हो गई वाई इक्वल्स टू एक्स की। ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो इसको, ग्राफ मतलब बहुत घटिया आएगा। वाई इक्वल्स टू एक्स, अब क्या करना है, अब निकालना है मुझे इनवर्स, मतलब कोई एक बेसिक ग्राफ निकालूंगा और उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, तो देख लो ऐसा कुछ ग्राफ है इस टाइप का। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है वाई इक्वल्स टू एक्स के अंदर उसका मिरर इमेज। ठीक है, अब देख लो ये जो पॉइंट है इसकी इमेज, मतलब हम लोग जब आईने के ऊपर उंगली रखेंगे उसको एकदम चिपका के, तो हमारा जो उंगली का जो कॉर्नर होगा डायरेक्ट वो तो आईने पे ही दिखेगा ना, और बाकी जो इमेज है उससे आगे दिखेगी मुझे। बराबर इमेजिन कर रहे हो क्या, मैं अगर उंगली रख रहा हूँ मैं किसी आईने के ऊपर, तो मेरा जो टिप होगा लास्ट वाला कॉर्नर जो होगा उंगली का जो नाखून है वो कहाँ पे पड़ेंगे, इस पे आईने के ऊपर पड़ेंगे, और उधर जो इमेज होगा उसका भी जो नाखून होगा मेरे इसके ऊपर टकराएगा, और बाकी जो मेरा हाथ होगा वो उधर पीछे रहेगा और ये इधर पीछे रहेगा। समझ में आ रही क्या बात, इसका मतलब अगर मैंने वाई को स्टेक्स के ऊपर अगर मैंने क्या रख दिया, मिरर रख दिया, ये जो पॉइंट है ये तो मिरर के ऊपर ही है, तो ये तो इधर से हिलने वाले है नहीं, तो क्या है चेंज क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन और इसका रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। बराबर है, तो कैसे होगा, तो ये जो चीज़ है ये वाला जो पार्ट है वो तो इधर दिख लेगा, ये वाला पार्ट इधर दिखने लगेगा, ये वाला पार्ट इधर दिखने लगेगा। तो क्या शायद ऐसा बन जाएगा क्या, इस टाइप का, देखो ऐसा टाइप का बन जाना चाहिए।
अच्छा ये ऐसा नीचे वैसे ही आ गया, ऐसे ऊपर आगे जाना चाहिए। ठीक है, बस ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम ये है कि मैं y इक्वल्स टू, मैं इसका बोल रहा हूँ y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू x का ग्राफ मालूम है आपको। कैसे मालूम है? ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, और y इक्वल्स टू किसका ग्राफ मालूम है आपको? y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू x का। ये ग्राफ है कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू x का। और इसमें एक्स एक्सिस जो होती है ऐसे नीचे से पास करेगी। मतलब 2 रेज़ टू x जो है एक्स एक्सिस को कभी कट करता नहीं है। क्यों नहीं करेगा हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, y इक्वल्स टू एक्स जो है ये है y इक्वल्स 2 रेज़ टू x। मुझे किसका ग्राफ निकालना है? मुझे ग्राफ निकालना है y इक्वल्स टू लॉग x का। मुझे ग्राफ चाहिए y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस 2, इसका ग्राफ निकालना है। और मुझे मालूम है कि इसका जो इन्वर्स फंक्शन है ये है। बाकी आप आगे समझदार हो, आप कर सकते हो। दूसरी बात क्या करना है? 1/2 का पावर x, इसका भी आपको ग्राफ मालूम है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये आएगा डिक्रीजिंग टाइप, इस टाइप का। ठीक है, एक इसका ग्राफ है y इक्वल्स टू 1/2 का पावर x, इसका ग्राफ है। अब y इक्वल्स टू एक्स कहाँ से पास करेगी? y इक्वल्स टू एक्स जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। ये है y इक्वल्स टू एक्स। और जब इसके अंदर इसका इमेज ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसका इनवर्स फंक्शन। और वो इनवर्स फंक्शन क्या होगा? y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस 1/2। ठीक है, तो आपको करना ये है कि इसका ग्राफ बनाना है और इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बना के देख लो फिर। अगली क्लास में मिलते हैं। जय भारत।